Hello friends, welcome to Wow IS. This is the ninth part of our April 2023 current affairs. In this, we are going to cover the second part of our environment series. Now, before moving to the main news, I just want to tell you about our initiative. In this Vision Monthly initiative, we are summarizing the Vision Monthly magazines to 1/3 of its length. यानी 150 पेजेस की मैगजीन को हम लोग 50 पेजेस में समराइज करने की कोशिश करेंगे. सो द लेंथ विल बी अराउंड 50 to 60 पेजेस जो आपको मैगजीन उसमें मिलेगी. तो यानी आप बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में अपनी मंथली मैगजीन को कवर कर सकते हो. एंड दिस विल बी अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ 599 रुपीज़. इसके साथ आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे दैट आई एम गिविंग यू ऑन डेली बेसिस. तो यू विल बी गेटिंग अ PDF ऑफ द विजन मंथली मैगजीन समरी प्लस द वीडियो लेक्चर्स ऑफ देयर एक्सप्लेनेशन. तो दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी इसके अंदर. ये है 599 रुपीज़ में. एंड जो कवरेज रहेगा वो रहेगा हमारा अप्रैल से लेके फरवरी 2024 तक का. उसके बाद हम मार्च में आपका PT 365 आ जाता है. फिर हम उसके थ्रू आपको कवर करवाएंगे बाकी करंट अफेयर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट न्यूज़. जो हमारा बाकी पोर्शन रह गया था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का, उस पर मूव करते हैं. तो पहली न्यूज़ हमारे सामने है ग्राउंड वाटर के ऊपर. तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, ये आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने एक रिपोर्ट दी जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर ए वैल्यूएबल बट डिमिनिशिंग रिसोर्स. तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक वैल्यूएबल है पर ये रिसोर्स कम होता जा रहा है. तो इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि जो प्रोग्रेस लाई गई है ग्राउंड वाटर के यूज में वो बहुत कम है. मतलब कि अगर हमें ग्राउंड वाटर का यूज मिनिमाइज करना है तो वो जो प्रोग्रेस हमने की है वो बहुत कम है, यानी एक डिसमल स्टेट में है वो. और ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2020 की असेसमेंट ये बोलती है कि 61.6% ऑफ इंडियाज एनुअल एक्सट्रेबल वाटर रिसोर्सेज ऑफ 398 बिलियन क्यूबिक मीटर वाज बीइंग यूटिलाइज्ड विद 254 BCM बीइंग एक्सट्रैक्टेड फॉर ऑल यूजेस. उसके बाद ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इरिगेशन नीड्स को मीट करने के लिए रहता है. और मोस्टली ये नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर है, पर्टिकुलरली इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान. यानी इन 3 स्टेट्स के अंदर ओवर एक्सट्रैक्शन है ग्राउंड वाटर का, और बेसिकली टू मीट द इरिगेशनल नीड्स. उसके दिस कमिटी हैज आल्सो सेड कि एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ग्राउंड वाटर का, वो बहुत वेरीड है. जैसे आप नॉर्दर्न एरिया में देखोगे तो ज़्यादा ग्राउंड वाटर आपको मिलता है, सदर्न एरिया में कम ग्राउंड वाटर मिलेगा. तो जो नदर्न एरिया है उसके अंदर जो रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर का वो बेसिकली होता है हिमालयन बेल्ट के अंदर. तो आपका कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है पूरा हिमालय वाला, वो मेजर सोर्स है ग्राउंड वाटर रिचार्ज का इंडो गैंगेटिक और ब्रह्मपुत्र एलुवियल प्लेन्स के अंदर. वहीं अगर हम पेनिनसुलर शील्ड की बात करें जो कि सदर्न साइड में है, उसमें लिमिटेड ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है. और जो कोस्टल ट्रैक्ट्स है उसमें मल्टी एक्विफायर सिस्टम होते हैं, जैसे स्टेट्स हो गए स्टेट्स हो गए गुजरात, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा. तो 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है. पहला पार्ट आपका हो गया नॉर्दर्न पार्ट जिसे हम इंडो गैंगेटिक और ब्रह्मपुत्र एलुवियल प्लेन्स बोलेंगे. उसका सेकंड पार्ट आपका हो गया पेनिनसुलर शील्ड हो गया, और तीसरा हो गया आपका कोस्टल ट्रैक्ट्स. तो पेनिनसुलर शील्ड के अंदर आपका जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल वो बहुत लिमिटेड है, यानी बहुत कम है. और कोस्टल ट्रैक्ट्स के अंदर हमारे पास मल्टी एक्विफायर सिस्टम है, यानी एक सिर्फ ग्राउंड वाटर नहीं, उसके अलावा भी और सिस्टम्स है जिसके थ्रू वो रिचार्ज होता रहता है ग्राउंड वाटर. देन नेक्स्ट आपका आता है कि अगर हम देखें ग्राउंड वाटर का सिनेरियो कि वो किस तरह से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो पंजाब के अंदर मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन है. देन राजस्थान है हमारा, फिर हरियाणा है, फिर दिल्ली है जिसमें 44% ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लोटेशन होता है, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु सदर्न स्टेट्स में. तो ये डेटा आपको काम आ जाएगा आपके आंसर्स के अंदर. देन दिस यू कैन सी कि जो ये ग्राफ है इसको आप देख सकते हो कि हमारा अभी ग्राउंड वाटर का क्या स्टेटस है. तो 67.8% जो हमारा है वो सेफ स्टेटस में आता है, और ओवर एक्सप्लोटेड स्टेटस हमारा 14.1% है जहां पे ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है. देन आता है इश्यूज रिलेटेड टू ग्राउंड वाटर. तो इश्यूज क्या क्या है. सबसे पहले जो डिपेंडेंसी है हमारी ग्राउंड वाटर पे बहुत ज़्यादा है. जैसे 60% ऑफ द इरिगेटेड एग्रीकल्चर एंड 85% ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज दैट इज मेट थ्रू ग्राउंड वाटर ओनली. और बिकॉज अर्बन एरियाज में जो म्यूनिसिपल वाटर सप्लाईज है वो इनएडिक्वेट है, अनरिलायबल है, इसलिए वहाँ पे ग्राउंड वाटर के ऊपर जो रिलायंस है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. फिर देर इज अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन. India is using an estimated 230 cubic kilometers of groundwater per year over a quarter of the global total. यानी ग्लोबली 1/4 हमारे देश में ही ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन होता है. दूसरा पुअर नॉलेज ऑफ द ग्राउंड वाटर. हमारे पास
टेक्नोलॉजी नहीं है वैसी जिससे कि इन डेप्थ हम समझ पाएँ कि ग्राउंड वाटर की क्या, ग्राउंड वाटर को कैसे रिचार्ज किया जा सकता है, उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसका क्या प्रॉपर डेटा है। देन इंस्टीट्यूशनल वैक्यूम है, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज उसने हाईलाइट किया कि देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस बॉडीज टू मैनेज द ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इज अ बिग इशू फॉर इंडिया। तो उसके अंदर वेरियस इश्यूज हैं। पहली चीज़ तो हमारे पास नॉलेज नहीं है, दूसरा हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करवा पाए। देन ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन इज अनदर प्रॉब्लम, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फॉस्फोरस हो गया, हैवी मेटल हो गया, इवन जो आपका लैंड पोल्यूशन उससे भी ये प्रॉब्लम आती है। डोमेस्टिक सीवेज हो गया, फिर उसके बाद आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और आयरन पोल्यूशन भी इसमें मिलता है ग्राउंड वाटर के अंदर, तो जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड वाटर की क्वालिटी डिक्रीज होती है। देन लैक ऑफ फंड्स इज वन मेजर इशू, जैसे नेशनल वाटर मिशन है जो कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर ही आता है, उसके अंदर लैक ऑफ फंड्स और ऑटोनॉमी का इशू है। देन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, 19 स्टेट्स ने जो अभी वाटर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए जो कानून बनाया है, जो लॉ बनाया है, वो 1970 मॉडल बिल के ऊपर बेस्ड है और वो लास्ट 2005 में रिवाइज हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी पॉलिटिकल विल ही नहीं है कि हम ग्राउंड वाटर को देख ही नहीं रहे कि वो है क्या, क्योंकि मॉडल लॉ जो आया है वो भी 1970s का है, जो थोड़ा बहुत जो रिवीजन हुआ और 2005 में हुआ, और स्टेट्स ने भी अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, सिर्फ बनाने के लिए उसको बना दिया। इसका कहने का मतलब ये है। देन देयर इज अ क्लियर लैक ऑफ गाइडलाइंस जिसने उसके इम्प्लीमेंटेशन को हिंडर करते हैं। देन यू हैव ग्राउंड वाटर की गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, फिर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है और एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री हो गई। तो एक तो मिनिस्ट्री ये है। दूसरा स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं जो ग्राउंड वाटर के लिए होते हैं। देन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आर देयर, स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों पे। देन दो डेडिकेटेड अथॉरिटीज भी हमारे पास है, एक है सेंट्रल वाटर ग्राउंड वाटर बोर्ड और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। तो ये दो डेडिकेटेड बॉडीज हैं जो ग्राउंड वाटर के लिए ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है। देन आपका आता है इनिशिएटिव्स हमने क्या क्या लिए हैं ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट में। तो पहला हमारा इनिशिएटिव है नेशनल एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, NAQIM। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव नाम ही बता रहा है कि मैप करेगा, मैनेज करेगा एक्विफायर्स को एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में, जिसमें जियोलॉजिकल, जियोफिजिकल, हाइड्रोजियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल एंड वाटर क्वालिटी स्टडीज की जाएंगी। देन सेकंड इज अटल भूजल योजना। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, नाम याद रखिएगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी ये सेंटर की स्कीम है ना कि स्टेट्स की, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका फोकस है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे और डिमांड साइड इंटरवेंशंस पे, यानी लोगों को पार्टिसिपेट करना, वो क्या डिमांड करते हैं उसके हिसाब से काम करना। फॉर सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इन आइडेंटिफाइड वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज। देन जल शक्ति अभियान इज देयर, ये मानसून वाटर को, रेनफॉल को हार्वेस्ट करना चाहता है, और आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स, वाटरशेड मैनेजमेंट, इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन और अवेयरनेस जनरेशन के थ्रू इट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिजुविनेशन। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जल शक्ति अभियान इज ग्राउंड वाटर रिजुविनेशन। उसके बाद ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर आता है ये। देन स्कीम्स टू रिड्यूस वाटर कंजम्पशन इन एग्रीकल्चर, वो कैसे होगा, तो ये तो हो गया आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम जो हो गई। फिर उसका मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाटर यूज की कंजम्पशन को कम करने की कोशिश करेंगे। देन पंजाब एंड हरियाणा हैज ब्रॉट इनिशिएटिव स्कीम्स लाइक पानी बचाओ पैसा कमाओ और जल ही जीवन मेरा पानी मेरी विरासत। दीज स्कीम्स हैव आल्सो बीन ब्रॉट। देन अमृत सरोवर मिशन, it is focusing on developing and rejuvenating 7 water bodies in each district of the country, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमें 75 बॉडीज चाहिए। देन फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन इन MBBL, तो ये क्या है, मॉडल बाइंग बाय लॉ 2016, जिसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन मेजर्स पे फोकस किया जाएगा। देन मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर 2020 में रिलीज किया था, जिसमें अबाउट 1.42 करोड़ ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज स्ट्रक्चर्स विल बी मेड इन दी कंट्री, वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। अब आगे क्या हो सकता है, तो एक तो सेंट्रल बॉडी क्रिएट करने की जरूरत है। ये हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने ही बोला है कि एक ऐसी बॉडी बनाया जाए इंटर मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन कर सके और रिप्रेजेंटेशन हो जहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स का भी, यानी जो कोऑर्डिनेशन का इशू आ रहा है उसको खत्म करना है। सेकेंड, लैंड प्रोडक्टिविटी टू वाटर प्रोडक्टिविटी, तो यानी अभी तक हम लैंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करते थे, हमें वाटर प्रोडक्टिविटी के ऊपर ही बात करनी कि हम 1 लीटर पानी में कितनी क्रॉप उगा पा रहे हैं। अभी तक हम पर हेक्टेयर या पर एकड़ के हिसाब से बात करते थे प्रोडक्टिविटी की। देन वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन हमें फोकस करना चाहिए। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। देखो ये वाला जो पॉइंट है आप हर जगह पे डाल सकते हो।
देन इंक्रीजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक आप किसी भी स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो उससे क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑगमेंट और मैनेजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्स विल बी सक्सेसफुल। तो गवर्नमेंट को ये एफर्ट्स लगाने चाहिए कि वो कोऑर्डिनेशन लेके आए थ्रू अवर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स SEEI 2021, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिलीज किया है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इम्प्रूव्स डेटा कलेक्शन, enables क्रॉस स्टेट कोलैबोरेशन एंड डेवलप्स EE प्रोग्राम आइडियाज। इट यूजेस 51 इंडिकेटर्स अक्रॉस 7 सेक्टर्स। वो 7 सेक्टर्स क्या है, बिल्डिंग हो गया, इंडस्ट्री हो गया, म्यूनिसिपैलिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स हो गया और क्रॉस सेक्टोरल इनिशिएटिव्स हो गए। देन ये डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, और किसके साथ मिलकर किया है, अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। अब जो AEE है, ये अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी जो है, ये एक इंडस्ट्री लेड मेंबरशिप बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि एनर्जी एफिशिएंसी मार्केट्स को आगे बढ़ाना और पॉलिसीज को आगे बढ़ाना इंडिया के अंदर। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो इसमें 4 कैटेगरीज आते हैं कि पहले फ्रंट रनर जिसने 60% से ज़्यादा स्कोर किया है, इस इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। ये जो इंडेक्स हमारा है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, इसकी हम बात कर रहे हैं। देन एक पहला हो गया फ्रंट रनर, सेकंड हो गया अचीवर, थर्ड हो गया कंटेंडर, फोर्थ हो गया एस्पिरेंट्स। जो फ्रंट रनर में कैटेगरीज आती हैं वो आती है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, यानी तीनों सदर्न स्टेट्स है, और तेलंगाना। तो तमिलनाडु को हटा दो, 3 स्टेट 4 स्टेट तो नीचे की हो गई, फिर ऊपर आ गया राजस्थान। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे याद करना है। देन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई इस इंडेक्स में। देन हमारा अगला आता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देखो अब क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है इन वेरियस बॉडीज के ऊपर, तो ये बॉडीज आपके जो इनमें बॉक्सेस में दिया हुआ है इनको याद रखिएगा। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो बनाई गई थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 के अंदर, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आएगी, जैसे नाम बता ही रहा है इसका। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना। अब एनर्जी इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी इंटेंसिटी का मतलब ये है कि पर पर्सन कितनी एनर्जी यूज हो रही है। की फंक्शन क्या होंगे, अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करना लोगों के बीच में, इनोवेटिव फाइनेंसिंग को प्रमोट करना, एक फिर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ये लेके आया था जो मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स को सेटअप करता है कि कितना एनर्जी स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम जो है नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, उसको ओवरलुक करना। देन नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट सेंसस ऑन वाटर बॉडीज। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है अपनी पहली रिपोर्ट में। तो इसमें क्या है, इट हैज बीन लॉन्च्ड इन द कन्वर्जेंस ऑफ 6th माइनर इरिगेशन सेंसस अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इरिगेशन सेंसर। तो ये क्या है, जितनी भी नेचुरल और मैन मेड यूनिट्स हैं जो कि चारों तरफ से बाउंडेड हैं, उन सबको भी कवर करेगा। तो इसके हाइलाइट्स क्या हैं, तो इंडिया के अंदर लगभग 24.424 लाख वाटर बॉडीज हैं, जिसमें से 97 वाटर बॉडीज रूरल एरियाज में, ओनली 2.19% आर इन अर्बन एरियाज। टॉप 3 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ वाटर बॉडीज इज वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल की साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज हैं, और वो स्टेट जिसमें एक एटलीस्ट जिसमें बहुत कम वाटर बॉडीज हैं वो है सिक्किम, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो ऑब्वियसली सिक्किम इज अ स्मॉल स्टेट, चंडीगढ़ एंड दिल्ली आर अर्बन एरियाज। 78% वाटर बॉडीज आर मैन मेड वाटर बॉडीज और 22% नेचुरल है। 55.2% आर ओन्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज एंड रेस्ट आर अंडर पब्लिक ओनरशिप, यानी 55% क्या है, प्राइवेट एंटिटीज हैं। अब हम बात करें तो वाटर एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने हेल्प किया है एनक्रोचमेंट को बचाने में, ये भी इसका फाइंडिंग है रिपोर्ट का। तो वाटर सेंसस की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें ऑथेंटिक डेटाबेस चाहिए कि हम ये एस्टिमेट करने के लिए ग्राउंड वाटर को कितना रिचार्ज करना है। ये हेल्पफुल होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स लाइक अटल भूजल योजना, जो हम वाटर कंजर्वेशन की स्कीम्स चला रहे हैं। देन इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू फार्म लेवल वाटर ट्रेडिंग। उसके बाद ये एक मैप है जो मतलब ये एक टेबल दिया हुआ है आपको जो बताता है कि हमारे वाटर बॉडीज जो हैं वो किस उनकी क्वांटिटी क्या क्या है। जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉन्ड्स हमारे पास है, अगर सेकंड नंबर की हम बात करें तो टैंक्स हमारे पास है 15%। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो हमारे पास है रिजर्वॉयर्स 12.1%। फोर्थ नंबर पे हमारे पास 9.3% है वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, पर्कुलेशन टैंक्स या चेक डैम्स। देन उसके बाद आपका आता है अदर्स में आ जाएगा 2.5%, और लेक्स हमारे पास है सिर्फ 0.9% ऑफ द टोटल एरिया। देन प्रयाग प्लेटफॉर्म इज अ न्यू प्लेटफॉर्म, इसका फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ यमुना, गंगा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा और प्लानिंग के लिए और मॉनिटरिंग के लिए ऑफ द प्रोजेक्ट्स, रिवर वाटर क्वालिटी एक्सेट्रा के लिए।
ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया है और ये किसमें लॉन्च किया गया है, नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ द पोल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रीजुविनेशन ऑफ द गंगा। ये 2014 में लॉन्च किया गया था और ये 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे कोई स्टेट वाइज अलोकेशन नहीं है इसके अंदर, ये ओवरऑल अलोकेशन है। और इसके अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये स्टडीज कैरी आउट करेगा वाटर क्वालिटी असेसमेंट ऑफ द रिवर गंगा की। तो जो प्रयाग है ये किसके अंदर आएगा, आपका नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर। देखो प्रयाग हमारी सिटी का नाम भी जो पहले इलाहाबाद होती थी, और यही क्योंकि गंगा वहां से इलाहाबाद से जाती है तो उसी के नाम पे हमने प्रयाग यहाँ पे प्लेटफॉर्म ये डेवलप किया गया है। तो इससे आप याद रख पाओगे। नेक्स्ट आपका आता है इको सेंसिटिव जोन्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 20 जून 2022 में, उसमें इसने बोला था कि जो इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन है उसके मिनिमम 1 किलोमीटर ऑफ द एरिया, मिनिमम 1 किलोमीटर ऑफ द बाउंड्री ऑफ दैट इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, वहां पे वो क्रिएट की जाएगी किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड। यानी अगर आपकी कोई, मान लो ये नेशनल पार्क है तो इसके 1 किलोमीटर का जो एरिया है, इसके अराउंड का जो 1 किलोमीटर का जो एरिया है वो इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन माना जाएगा। तो ये अगर ये नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो इसका ये जो 1 किलोमीटर की जो बाउंड्री है पूरी, उसकी पूरी रिंग बना के वो इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट के अंदर बोला है कि इसको थोड़ा उन्होंने मॉडिफाई किया, जिसमें उन्होंने बोला कि ये एरिया जो है तो ये एरिया स्पेसिफिक होगी ये चीज़। ये हम हर जगह पे ये जो रूल है ये एक ब्लैंकेट रूल नहीं अप्लाई कर सकते, ये एरिया स्पेसिफिक रूल होना चाहिए। यानी बेस्ड अपॉन द एरिया, उसके ऊपर बेस्ड अपॉन द स्पेसिफिक एरिया उसके ऊपर ये रूल लगाया जाएगा। अब इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन की सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, ये अर्बनाइजेशन का जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज करते हैं, इन सीतु कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं और मैन मेड कॉन्फ्लिक्ट्स को भी कम करवाते हैं। देखो इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती, या बहुत ही जो उसके नॉर्म्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के वो डिफरेंट होते हैं, वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। तो एक तरह से वो एक ऐसा एरिया है जो एक बफर जोन का काम करता है, एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर और एक अर्बन एरिया के अंदर, या एक ह्यूमन सेटलमेंट एरिया के अंदर। अब हाईलाइट्स क्या है मॉडिफाइड एरिया के अंदर, तो उन्होंने बोला है 2022 का जो ऑर्डर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा किन एरियाज पे, उन इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन्स पे जहां पे ड्राफ्ट या फाइनल नोटिफिकेशंस हैव बीन इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। दूसरा क्या है, नेशनल पार्क्स या सेंचुरीज जो कि इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे हैं या कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं, उसमें भी ये ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद माइनिंग विल नॉट बी अलाउड विद इन नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज और इन 1 किलोमीटर ऑफ द रेडियस। उसके बाद एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अंडरटेकन विद इन ESZ शुड फॉलो द MOEFCC 2011 guidelines and provisions of the 2022 Office Memorandum by MOEF and CC। तो इन चीजों ये मॉडिफिकेशंस आई हैं इस ऑर्डर के अंदर। तो इकोनॉमिकली सेंसिटिव जोन्स आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एंड फ्रेगाइल एरियाज अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज डेजिग्नेटेड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो याद रखिएगा ESZ कहाँ से अपनी अथॉरिटी लेता है, वो लेता है अथॉरिटी अपनी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, राइट। अब नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2016 के अंदर उसने बोला है कि लैंड विद इन 10 किलोमीटर बाउंड्री ऑफ द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुड बी नोटिफाइड एज ESZ। तो ये एक लाइन कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल हो जाएगी आपके आंसर्स में कंक्लूडिंग रिमार्क या तो कंक्लूजन में ये काम आ सकती है आपको, या आपको ये काम आ सकती है वे फॉरवर्ड के अंदर। नाउ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है प्रोसोफिस चिलीनियस। ये एक एलियन इन्वेजिव की स्पीशीज है जो कि अभी अफेक्ट कर रही है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व को। तो एक तरह से नेटिव वेजिटेशन के लिए को थ्रेटन कर रही है। इट इज़ अ ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट जो कि सदर्न अमेरिकन कंट्रीज में पाया जाता है, नेमली अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली एंड पेरू। सो नाउ योर वर्क इज कि आप इन चारों को मार्क करो अपने मैप के अंदर, ये चारों कंट्रीज कहाँ पे एटलस के अंदर, इसको जाके देखो। देन नेक्स्ट आता है एनवायरमेंट स्टैटिस्टिक्स 2023। Recently, Volume 1 of the Environment Statistics 2023 was released by Ministry of Statistics and Program Implementation। उसमें उसने क्या बोला है
कि जो एनुअल रेनफॉल मेजर किया गया 2022 वो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 2021। 2022 में मैक्सिमम हीट वेव डेज जो देखे गए वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली के अंदर देखे गए। आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई भी हीट वेव डे नहीं देखा गया है सिंस 2010। द नंबर ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो नॉर्दर्न इंडिया में थे, नॉर्थ इंडियन ओशन में जो थे, वो इंक्रीज हुए हैं सब्सटेंशियली इन 2018 बट रिड्यूस हो गए हैं 2022 के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 2022 के अंदर जो हीट वेव और जो साइक्लोन्स है वो कम रहे थे कंपेरेटिव टू द लास्ट ईयर्स। देन उसके बाद आता है एग्री फूड सिस्टम। तो ये इसमें क्या है कि ये एक स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय FAO। तो इसमें एक्चुअली हाईलाइट करना चाहता है कि वुमेन का अभी तक क्या रोल है, क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं और उससे अगर वो चैलेंजेस ओवरकम कर दिए जाए तो क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इट सेज 36% ऑफ द वर्किंग वुमेन आर एम्प्लॉयड इन द एग्री फूड सिस्टम अलॉन्ग विद 38% ऑफ द वर्किंग मैन। जो वर्किंग वुमेन का रोल है वो मार्जिनलाइज हो जाता है और उनकी वर्किंग कंडीशन है वो भी वर्स है एज कंपेयर टू मैन बिकॉज ऑफ द irregular, informal, part-time, low-skilled and low-intensive work. They have less secure tenure of the land, less access to the credit and training, have to work with technology that is designed for the men, यानी हर चीज उनके अगेंस्ट जाती है। अगर वुमेन इक्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है एग्री फूड सिस्टम में तो ग्लोबल इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन का बूस्ट मिलेगा और फूड सिक्योरिटी हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे बाय 45 मिलियन। तो 4.5 करोड़ मिलियन पीपल को फूड सिक्योरिटी को हम लोग इससे कम कर सकते हैं। नाउ FAO डिफाइंस एग्री फूड सिस्टम एज एग्री फूड सिस्टम की डेफिनेशन क्या देता है? इट सेज एंटायर रेंज ऑफ एक्टर्स and their interlinked value adding activities engaged in primary production of the food and non-food agriculture products as well as in storage, segregation, post-harvest handling, transportation, processing, distribution, marketing, disposal and consumption of all food products including those of the non-agriculture origin. So basically everything that is engage that is related with the food वो सारी किसमें आ जाएगी? आपकी एग्री फूड सिस्टम के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है रिकमेंडेशंस। इसने क्या दिए हैं? इसने बोला है कि वी नीड टू क्लोज द गैप रिलेटेड टू द एक्सेस ऑफ एसेट्स, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। तो एसेट, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज से रिलेटेड जो हमारे गैप्स हैं उनको कम किया जाए, जो हमने सेकेंड पॉइंट में देखे थे। इस वाले पॉइंट में इन गैप्स को कम करने की कोशिश ज़रूरत है। देन एक्सेस कंटिन्यूड लैक ऑफ हाई क्वालिटी डेटा की हमें ज़रूरत है और वुमेन एक्सेस टू एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। एक्सटेंशन सर्विसेज आप समझते हो? एक्सटेंशन सर्विसेज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमारे पास पूसा है आपकी, जो हमारी पूसा है जो कि एग्रीकल्चर के अंदर नई टेक्नोलॉजीज़ को सीड के फॉर्म में, फर्टिलाइजर के फॉर्म में लेके आती है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज वो लेके आते हैं इसको फार्म तक लेके जाना, यानी इसको किसानों तक लेके जाना, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन सर्विसेज। तो वुमेन को ये एक्सेस प्रोवाइड करने की हमें जरूरत है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है और एक्सेस टू चाइल्ड केयर ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मदर्स एम्प्लॉयमेंट। नाउ नेक्स्ट आपका आता है ओपन सोर्स सीड मूवमेंट। ये क्या बोलती है? ये बोलती है कि जो प्लांट जेनेटिक्स हैं और जो फिजिकल ट्रेड्स हैं वो किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी या कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी नहीं हो सकते। तो एनीवन मे यूज इट, ग्रो इट, प्रोपागेट इट, डेवलप इट। नो वन इज अलाउड टू प्राइवेटाइज द सीड। ठीक है। और इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर लैक ऑफ जो कंसर्न्स है इससे रिलेटेड वो है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होंगे अगर वो नहीं होंगे तो नई सीड डेवलपमेंट या नई इनोवेशन को वो अलाउ नहीं करेगा। अब अगर हम इंडिया की बात करें IPR के अंदर तो इंडिया की जो पेटेंट एक्ट है 1970 वो एग्रीकल्चर टूल्स और मशीनरी और प्रोसेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिकल्स के लिए तो पेटेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्म्स राइट एक्ट ऑफ 2001 इट प्रोवाइड्स राइट टू द फार्मर हु हैव ब्रेड और डेवलप्ड न्यू वैरायटी। तो ये वर्ल्ड की ओनली IPR लेजिस्लेशन है जो कि प्लांट ब्रीडर्स और फार्मर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फॉर डेवलपिंग न्यू एक्सटेंट एंड फार्मर्स वैरायटीज। जो किसान अपने खेत में डेवलप करते हैं वैरायटीज उनके लिए ये उनको राइट्स प्रोवाइड करती है। द नेक्स्ट इज योर फ्लाई ऐश।
तो फर्स्ट टाइम एक एविडेंस मिला है फ्लाई ऐश का, इंडस्ट्रियल फ्लाई ऐश का एंटार्क्टिक आइस कोर के अंदर। तो दिस इज फेरिडोरिकल कार्बोनेशियस पार्टिकल्स जो कंपोनेंट होते हैं फ्लाई ऐश के, वो आइडेंटिफाई किए रिसर्चर्स ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एंटार्क्टिक आइस कोर विच इज डेटेड बैक टू 1936। तो SCPs have no other anthropogenic or manual source other than fossil fuel combustion. They are unambiguous environmental indicators of the industrialization. ये obvious सी बात है। तो फ्लाइश होता क्या, एक फाइन पाउडर होता है, इट इज अ फाइन पाउडर एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द बर्निंग कोल इन थर्मल पावर स्टेशन। इंडियन कोल इज ऑफ लो ग्रेड with ash content of 30 to 45% in comparison to the imported coal of 10 to 15%. It resembles Portland cement, but it is chemically different. Fly ash is toxic due to organic pollutants and heavy metals. कंपोजिशन अगर आप देखोगे तो इसमें ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम आता है, फिर आर्सेनिक, बोरोन, लेड, क्रोमियम भी हो सकते हैं ट्रेस कंसंट्रेशन में। तो देखो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है फ्लाई ऐश के ऊपर, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया है, तो प्लीज़ इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। देन गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए हैं, तो एक तो ऐश ट्रैक करके गवर्नमेंट ने मोबाइल ऐप डेवलप किया है। देन जो मैंडेटरी यूज़ किया है गवर्नमेंट ने फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स का, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर यूज़ किया जाएगा इसको। फिर उसके बाद एक फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2016 हैव आल्सो बीन लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ये तो स्टेट स्पेसिफिक हो गया। देन नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन मार्केट रिफॉर्म्स। तो यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किए हैं इन रिफॉर्म्स को। ये यूरोपियन यूनियन का फिट फॉर 55 पैकेज के अंदर आएगा, एक मेजर है ये उसके अंदर। अब ये फिट फॉर 55 पैकेज क्या है, ये यूरोपियन यूनियन का टारगेट है ऑफ रिड्यूसिंग नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय एटलीस्ट 55% बाय 2030 फ्रॉम 1990 लेवल्स एंड नेट जीरो बाय 2050। तो यानी उन्हें 55% तक अपना जो एमिशंस उनको रिड्यूस करना है 1990 लेवल्स के अकॉर्डिंगली। अब मेजर्स क्या अडॉप्ट हुए हैं, सोशल क्लाइमेट फंड विल सपोर्ट पीपल इन यूरोप विद द कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन। तो सोशल क्लाइमेट फंड एक बनाया जाएगा जो कि ट्रांजिशन की कॉस्ट को बेयर करेगा। देन रिफॉर्मिंग एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, जो कि एमिशंस को कट करेगा बाय 62% बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल, कंपेयर टू द प्रीवियस 43%। पहले 43% था, वो 62% पे ले आए हैं। देन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM लेके आए हैं ये लोग, जो कि टैक्स करेगा फॉरेन कंपनी इंपोर्ट्स पे, जो कि यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। उसके बाद गुड्स कवर्ड बाय CBAM आर आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन। देखो इसका जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट आएगा सीधा डेवलपिंग कंट्रीज पे। तो अब डेवलप्ड कंट्रीज ने एक तरह से, इस यूरोपियन यूनियन ने एक तरह से क्या किया है, उसने इंपोर्ट्स के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब ऑब्वियसली डेवलपिंग कंट्रीज के पास कार्बन मैकेनिज्म, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने वाली टेक्नोलॉजी है नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगी आती है। और यूरोपियन यूनियन जो प्रोडक्शन कर रहा है उसको तो वो कम करेगा ही करेगा, जो इंपोर्ट्स है उसके ऊपर भी बैन लगाएगा। तो इंपोर्ट्स के ऊपर अगर वो टैक्स लगाएगा तो डेवलपिंग कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे, जिससे कि यूरोपियन यूनियन वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ही यूटिलाइज करेगा। तो एक तरह से इसको ऐसे इस मैकेनिज्म को एक तरह से इस तरह से भी देखा जाता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के ये अगेंस्ट जा रही है। तो यू कैन यूज दिस एज अ ट्रेड बैरियर ऑल्सो, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है इंडिया क्यों अपोज कर रहा है कार्बन बॉर्डर टैक्स को। मैंने जैसे बताया कि ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि इंडिया तो अब प्रोड्यूस कर रहा है और इंडिया की जो इंटेंसिटी है वो भी कम है एमिशन की यूरोपियन यूनियन के कंपैरिजन में। उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये प्राइसेस को बढ़ा देगा जो इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये मार्केट डिस्टोर्शंस में रिजल्ट कर सकता है, और जो पोटेंशियल इकोनॉमिक रिस्क हैं ग्लोबल साउथ को वो इसके हैं। फिर जो अदर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी सिमिलर टाइप ऑफ कार्बन टैक्स को इम्पोज करेंगी आगे। तो इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर अगेंस्ट दिस। देन नेक्स्ट इज योर मिशन 50 के EV4 इको। ये सिडबी ने लॉन्च किया है एंड इसका ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो यूज है वो स्ट्रेंथन करना MSME और NBFCs में। तो एक तरह से जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जो NBFCs हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करते हो तो उनको थोड़ा बेनिफिट दिलवाना। तो ये आता है सिडबी वर्ल्ड बैंक इवोल्व प्रोग्राम के अंदर। सिडबी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो 1990 में एस्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर।
तो छोटी सी न्यूज़ है, याद रहेगा। मिशन 50 के ईवी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। 50 के यानी 50,000 आप लगा लो, तो 50,000, फिर 4 इको, तो आप याद रखिए कि MSME और NBFCs के लिए है। देन हमारा आता है सी सरफेस टेम्परेचर। तो जो एवरेज ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर है वो 21.1 सेल्सियस पहुंच गया है और ये हाईएस्ट है जो आज तक रिकॉर्ड किया गया है। इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो इट हैज रीच्ड इट वाज 29 to 31 डिग्री सेल्सियस ऑन अप्रैल 16, जो कि 1 to 2 डिग्री अबव है नॉर्मल के। तो इससे होता क्या, पैचेस ऑफ स्ट्रॉन्ग मरीन हीट वेव्स क्रिएट हो जाते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के अंदर। SST इज द वाटर टेम्परेचर क्लोज टू द ओशन सी सरफेस। ये देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था पहले SST के ऊपर। इट वेरीज मेनली विद लैटिट्यूड, वार्मेस्ट नियर द इक्वेटर एंड कोल्डेस्ट नियर द पोल्स। तो इससे होगा क्या, ये हेल्प करेगा स्टडी ऑफ मरीन इकोसिस्टम के अंदर, वेदर प्रेडिक्शंस के अंदर, एटमॉस्फेरिक मॉडल सिमुलेशंस के अंदर, और ऑनसेट ऑफ एल नीनो एंड ला नीना साइकिल्स में। अब रीजन क्या है SST के राइज में, सी सरफेस टेम्परेचर के राइज में? एक तो ग्लोबल वार्मिंग है ऑब्वियसली, फिर हाई सोलर रेडिएशन कंबाइंड विद सर्टेन ओशन डायनेमिक्स। इम्पैक्ट क्या होगा, मॉनसून और रेन का जो है ऑनसेट वो कहीं ना कहीं लो प्रेशर एरिया में डेवलप होगा। देन कोरल ब्लीचिंग होगी, फिश मोरालिटी होगी, यानी सी एनिमल्स जो है उसके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। देन नेक्स्ट आपका आता है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और क्या है, साइंटिस्ट यूज ओशन मीन टेम्परेचर टू मेजर्ड अप टू 26 डिग्री आइसोथर्म डेप्थ टू प्रेडिक्ट द इंडियन ओशन मानसून। तो इंडियन ओशन मानसून को प्रेडिक्ट करने के लिए 26 डिग्री आइसोथर्म को हम यूज करते हैं। देन एक नेक्स्ट न्यूज़ है, छोटी सी न्यूज़ है कि ब्राजीलियन रिसर्चर्स ने अभी सक्सेस पा ली है रिकॉर्ड करने में अपवर्ड लाइटनिंग को। अपवर्ड लाइटनिंग क्या होती है कि वो एक मान लो कोई टॉल बिल्डिंग है, उससे लाइटनिंग ऊपर जाती है क्लाउड्स तक। तो यानी जो लाइटनिंग जनरेट हो रही है वो नीचे से हो रही है, ना कि ऊपर से। तो इट इज अ सेल्फ इनिशिएटेड लाइटनिंग स्ट्रीक डेवलप्स फ्रॉम अ टॉल ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स अपवर्ड टुवर्ड्स द ओवरलाइंग इलेक्ट्रिफाइड स्ट्रॉन्ग क्लाउड। यूजुअली तो जो आपकी इलेक्ट्रिक लाइटनिंग होती है वो क्लाउड से नीचे की तरफ आती है, पर इसमें क्या है, अपवर्ड लाइटनिंग इज द रिवर्स फिनोमिना। तो बस नाम याद रहना चाहिए, नॉट मोर, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड है। देन एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स अभी रिलीज किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी ने। तो ये 2023 रूल्स हैं और ये किसके अंदर लाए गए हैं, ये प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंदर इन रूल्स को लाया गया है। तो इन रूल्स के अकॉर्डिंगली एनिमल बर्थ कंट्रोल जो प्रोग्राम्स हैं, यानी स्टरलाइजेशन और इम्यूनेशन प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं स्ट्रे डॉग्स के लिए, वो सिर्फ लोकल बॉडीज और म्यूनिसिपैलिटीज ही चला सकते हैं। सेकेंडली, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स है ये रन किए जाएंगे बाय एन एनिमल वेलफेयर बोर्ड एग्रीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड के थ्रू उसको एग्रीगेशन मिलना चाहिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नीड टू इम्प्लीमेंट ABC एंड एंटी रेबीज प्रोग्राम जॉइंटली। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो आपके एनिमल बर्थ कंट्रोल और एंटी रेबीज प्रोग्राम इनको साथ साथ ही चलाना होगा। सो विद दिस बच्चों हमने आज का अपना सेशन को कंक्लूड करेंगे। So in the next session we are going to come up with our next portion of this April current affair 2023. So again I am repeating, to get the PDF of these this session you need to subscribe in our subscribe to the form that is available below this video। और वो सब्सक्रिप्शन आपकी फ्री है फर्स्ट मंथ के लिए, आपको भी कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। अगर इफ़ यू लाइक द इनिशिएटिव देन यू कैन पे 599 रुपीज़।